हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका। तो आज हम करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एजुकेशन की फील्ड में। और मोस्टली काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम है जिसके अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल मीन्स होता है अर्थ, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना। तो ये किस वजह से होता है? ये कुछ गैसेस है जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल कर, कुछ गैसेज है जिनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल या फिर व्हीकल से निकलने वाले कार्बन के ऑक्साइड्स। तो इसमें जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करने के लिए जो गैस इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उन्हें ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। ठीक है, तो इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है? इस गैस की वजह से आ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि जो एयर है उसके अंदर सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड ये मौजूद होते हैं। जब इनको एयर में वाटर मिलता है तो ये बनाते हैं H2SO4 और HNO3, जो कि इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? एसिडिक। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। जो आगरा का ताजमहल है पहले वाइट होता था, उसके मार्बल्स का रंग अब एसिड रेन की वजह से थोड़ा सा येलो और ब्राउनिश हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काफ़ी बड़ा है, ये स्क्रीन पे आ नहीं रहा है तो आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो, रिन्यूएबल सोर्स होता है जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में दोबारा से रीजनरेट हो जाए। ठीक है, तो सोलर एनर्जी हो जाती है, विंड एनर्जी हो जाती है। अब इस मोस्टली आते हैं कि नेचुरल गैस या बायोगैस। ठीक है, बायोगैस भी हो जाता है थोड़ा सा टाइम लेके, लेकिन जो नेचुरल गैस है इसका राइट ऑप्शन वैसे नेचुरल गैस है। इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये नेचुरल गैस जो क्रूड ऑयल होता है जिससे पेट्रोलियम मिलता है उससे बनता है, उससे प्राप्त किया जाता है। डिस्टिल्ड फिल्ट्रेशन का मेथड यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज। अब ग्रीन प्लांट है, वो अपना फूड बना रहा है, इसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है? इसके लिए फोटोसिंथेसिस होता है। इसलिए कैसा होता है कि ग्रीन इस प्रोसेस ये जो ग्रीन प्लांट है इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट करके। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट करके एक पिगमेंट होता है जो सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसमें मोस्टली यूज होते हैं CO2 और H2O जो कि ग्राउंड वाटर से मिल जाता है और ये एयर से मिल जाता है। तो इसका काम क्या होता है क्लोरोफिल का, कि जो सनलाइट से आने वाली जो लाइट एनर्जी है उसका कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में करता है। और क्या ये किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में, है ना। ग्लूकोज की फॉर्म में ये स्टोर करता है फूड को। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन पूछ लिया है। तो हमारा ही फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर टू। ये बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी का इसमें डेफिनेशन पूछ लिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका कि द वैराइटीज ऑफ लाइफ फॉर्म इन अ गिवन इकोसिस्टम। इसका राइट आंसर यही है। और बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो आप लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हो, ठीक है। जब लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें तीन लेयर आते हैं। एक होता है लिथोस्फेयर, एक होता है एटमॉस्फेयर, एक होता है हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। जो जल में रहने वाले, मरीन में रहने वाले लिविंग थिंग्स है, एयर में रहने वाले जो एक बैक्टीरिया, बायो बैक्टीरिया, और क्या नाम है जो ये लिथोस्फेयर है इसमें रहने वाले जैसे ह्यूमंस हो गए, प्लांट हो गए। प्लांट में भी बहुत सारी वेराइटीज के, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, जहाँ पर लिविंग फॉर्म्स रहती हो। इसका राइट आंसर ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन पॉइंट सोर्स। देखो, नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ अ पोल्यूशन, वो सोर्स जहाँ से पोल्यूशन जनरेट ना होता हो। फर्स्ट ऑप्शन है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप, इससे होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ से भी होता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। ऑयल स्पिल फ्रॉम अ टैंकर, जैसे कि सी वगैरह में अगर जहाज वगैरह से ऑयल के टैंक, जो टैंक होते हैं वो गिर जाते हैं, स्पॉइल हो जाता है ना, उसमें फैल जाता है। एग्रीकल्चर इसका राइट ऑप्शन है एग्रीकल्चर रन ऑफ, क्योंकि एक तरीके से ट्रांसफर होता है एग्रीकल्चर रन ऑफ, ठीक है। राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल। द व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। एक इसके साथ एक प्रोटोकॉल और है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पहले हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर स्पीसीज, इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एम्बिशन, यस, इसके अंदर ग्रीन हाउस एम्बिशन की बात की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल। लेकिन इससे पहले जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कनाडा की एक सिटी है, ठीक है, कनाडा की एक सिटी है, इसमें हम ओजोन लेयर की जो डिप्लेशन है ओजोन की, उसकी डिप्लेशन के बारे में किया था कि ताकि जो सन से आने वाली अल्ट्रावोलेट रेट है जिसकी वजह से स्किन कैंसर होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ओजोन लेयर उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो एक कन्वेंशन हुई थी, ठीक है। उसके बारे में आगे क्वेश्चन होगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, जैसे CO2 वगैरह है, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मैंने बताया ना आपको, ग्रीन हाउस गैस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। अब हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, जहाँ तक बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता है, ठीक है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स में बहुत सारी वेराइटीज मिले। तो डेजर्ट एरिया में मिलती नहीं है, टुंड्रा मतलब ठंडे इलाकों में भी नहीं मिलेगी। रेन फॉरेस्ट और सवाना, सवाना तो घास के मैदानों साउथ अफ्रीका में। तो राइट आंसर है रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होंगी वहाँ पर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स होंगे, उनके लिए जो फूड्स जो जनरेटर, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाएंगी, ठीक है। चलते हैं।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल into रीयूजेबल मटेरियल इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग, रीयूजिंग या रिसाइकल या फिर डिकम्पोजिंग। देखो हम रीयूज कर रहे हैं, तो एक तरह से वो लास्ट प्रोसेस है जहाँ पे रिसाइकलिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए ह्यूमन एक्टिविटी जो मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं, तो इसमें यूज ऑफ सोलर पैनल, हाँ इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, प्लांटिंग ऑफ ट्री, रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक। देखो रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट देता है। यहाँ पे जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगा ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि हम वुड जो जलाते हैं उनसे क्या निकला, या फिर व्हीकल व्हीकल इनसे कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, ये पूछा जाता है। और ये इसके साथ ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखो वाइल्ड लाइफ कब आया था एक्ट, तो इसका सीधा सा आंसर है वाइल्ड लाइफ आया था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके साथ साथ आप ये भी याद कर ली कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980। एंड एयर वाला जो आया था वो 81। और जो यहाँ पर वाटर की बात कर ले कि वाटर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन कब आया था, वो 1974 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूथ्रिफिकेशन इन वाटर बॉडीज मेनली ड्यू टू एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ। तो यूट्रोफिकेशन से क्या होता है? देखो एक प्रोसेस होता है यूट्रिफिकेशन कि जहाँ पर वाटर बॉडीज होते हैं, जो वाटर बॉडीज जैसे कि सी वगैरह, अगर वहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सॉरी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा हो जाए तो वो वाटर बॉडी पोल्यूटेड हो गई। जो वाटर बॉडी वो पोल्यूटेड होगी तो किसकी वजह से हुई? तो सब्सटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी प्रोसेस को यूट्रिफिकेशन कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारे ये 13 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। देखो दो तरह की स्ट्रेटजी होती है, एक होती है इन सीटू स्ट्रेटजी, एक होती है एक्स सीटू स्ट्रेटजी। इन सीटू क्या होता है? जो एंडेंजर स्पीसीज होती हैं, अगर हम उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं तो हम उनका जो कंजर्वेशन होता है जिस एनवायरनमेंट वो भी हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, वहीं रहकर उनका कंजर्वेशन किया जाए, वो इन सीटू में आएगा। अगर हम उनका ट्रांसफर करके अगर जैसे कि जू वगैरह में ले आते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो वो XC2 में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काफी बड़ा है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। द फिनोमिना ऑफ अ ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय हाई लेवल ऑफ सब्सटेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। चलो इसका ऑप्शन यही है, बाकी मैं बता देता हूँ कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है। हम खेती वगैरह करते हैं तो हम उसमें फर्टिलाइजर का यूज जो करते हैं, अगर उसमें हम नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज कर ले तो नाइट्रोजन वाटर के साथ वो नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, जिससे वहाँ का जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। और उस पोल्यूटेड वाटर को जब हम अपने यूज में लेते हैं ड्रिंकिंग में, तो नाइट्रेट हमारी बॉडी में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें हमारी बॉडी में नाइट्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये इस का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों को काटना वगैरह, तो उसके काटने से क्या इफेक्ट होगा, उसके क्या परिणाम निकलेंगे। देखो सोइल कंजर्वेशन होगा, ये तो नहीं होगा। ये तो सोइल इरोजन होता ही है डिफोरेस्टेशन से। इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, ये भी नहीं होगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन,
देखो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है जब हम कार्बन को सोखते हैं। प्लांट ही नहीं रहेंगे तो कार्बन को इनहेल कौन करेगा? ठीक है, उसका राइट आंसर है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहीं पर ही तो बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसका जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं। तो इसकी नेक्स्ट सीरीज जल्दी आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।